बहू के हाथ से खाऊंगी। सुमिता गुप्ता, जो अपने बेटे सागर के साथ रहा करती थी, अब सागर की अच्छी नौकरी भी लग गई थी, तो सुमिता कहती है, बेटा अब तो तू अच्छी नौकरी भी करने लगा है तड़का मार के, कम से कम अब शादी भी कर ले। मेरे साथ कोई हाथ बटाने वाली भी तो होनी चाहिए। क्या माँ, तुम फिर से चालू हो गई? शादी करने के लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए ना। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं आज ही पंडित जी के पास जाकर अच्छी लड़कियों के फोटो ले आऊंगी। माँ, जब तक मुझे कोई पसंद नहीं आएगी मैं शादी नहीं करने वाला। ये कहकर सागर अपने काम पर चला जाता है और सुमिता बैठे बैठे परेशान हो रही थी। तभी उसके घर उसकी पड़ोसन सीमा आती है। कोई है क्या घर में? हाँ हाँ, आ जाओ, बताओ कैसे आना हुआ, आज क्या चाहिए? अरे सुमिता, तुम भी कैसी बात कर रही हो? मैं क्या तुम्हारे पास बस सामान मांगने आती हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, आज ना मैं थोड़ी परेशान हूँ। मैं हूँ ना, मेरे होते किसी और ने भी परेशान कर रखा है क्या? अरे मेरा बेटा है ना, शादी नहीं कर रहा है तड़का मार के। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो तड़का क्यों मार रहा है? बिना तड़के की शादी कर ले। अरे तुमसे ना हो पाएगा, बैठो मैं चाय बनाती हूँ। अरे मैं सब समझ गई, एक आइडिया दूँ? तो अपने बेटे को बोल, अब तो मैं बहू के हाथ का ही खाऊंगी, वरना कुछ नहीं खाऊंगी। फिर देख कैसे तेरा बेटा जल्दी से शादी करता है। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है। अरे मांग लो, क्या चाहिए आज तुम्हें? अरे नहीं सुमिता, ये तो एक पड़ोसी होने के नाते तेरी मदद की है मैंने, बस कभी घमंड नहीं किया। और अगर कुछ देना ही चाहती है तो थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी, गाजर और काजू बादाम भी देते। सोच रही हूँ आज गाजर का हलवा ही बना लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाई तड़का मार के। सामान लेकर सीमा चली जाती है और शाम के वक्त जब सागर आता है तो दोनों खाना खाने बैठे होते हैं। सागर तो खाना खाता है लेकिन सुमिता नहीं खा रही थी। ये देखकर सागर पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अब तो मैं बहू के हाथ का बना हुआ खाना ही खाऊंगी तड़का मार के। माँ, ये क्या जिद है, खा लो ना खाना, कौन सा आज ही शादी हो जाएगी। सुमिता जिद की वजह से खाना खाए बिना सो जाती है और अगले दिन सागर अपनी माँ के लिए चाय बना कर ले आता है। लो माँ, जल्दी से चाय पी लो। नहीं, अब तो मैं बहू के हाथ से ही बनी चाय पीऊंगी। सागर परेशान होकर वहां से चला जाता है और ऑफिस जाते वक्त अपनी माँ से कहता है, माँ, ये बिजली का बिल है, भर देना। नहीं, अब तो मेरी बहू ही अपने हाथों से बिल भरेगी। अरे माँ, बस भी करो। सागर वहां से ऑफिस चला जाता है, जहां वो अपनी दोस्त निशा को सारी बात बताता है, जिस पर निशा सागर को एक आइडिया देती है। तुम एक काम करो, किसी से नकली शादी करके घर ले जाओ और जैसे तुम्हारी माँ खाना खाने लगी फिर उस लड़की से जानबूझकर लड़ाई कर लो और उसको बोलो अपने घर जाए। ऐसे तुम्हारी माँ भी खुश और तुम भी खुश। हाँ यार, आइडिया तो मस्त है, लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? अरे तू मेरी मदद करना, तू ही मेरी नकली बीवी बनकर मेरे घर चल। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे चलना यार, कुछ दिन की बात है, फिर तो लड़ाई करके अपने घर चली जाना। इसके बाद निशा मान जाती है। सागर और निशा दोनों घर आते हैं। सुमिता अपने घर के काम में लगी होती है और घर की बेल बजती है। अरे आ रही हूँ, उड़ के थोड़ी ना आऊंगी। सुमिता दरवाजा खोलती है जहाँ सागर फूल की माला पहने हुए था और उसके साथ निशा भी थी। ये देखकर सुमिता कहती है, हे प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? माँ, ओ माँ, तुम ही तो कहती थी बहू के हाथ का ही खाऊंगी, तो मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया। हैं? चल ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बहू आ गई ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमिता दोनों को अंदर लेकर आती है। निशा भी सास की सेवा में लग जाती है और अच्छा अच्छा सा खाना बनाती है और परोसती है। लो माँ, अब खाओ तुम अपनी बहू के हाथ का खाना। सभी हंसी खुशी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन निशा सुबह उठकर काम में लग जाती है। वहीं सागर अभी भी सो रहा था, जिसे उठाने सुमिता उसके कमरे में जाती है। बेटा उठ जा, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी वरना। हाँ मामा, उठ गया मैं, अब जाइए। तभी सुमिता देखती है कि उसका बेटा रात को सोफे पे सोया हुआ था। शादी के बाद सोफे पे क्यों? कुछ तो खिचड़ी बन रही है तड़का मार के, पता लगाना पड़ेगा। शाम के वक्त
जब सागर ऑफिस से आता है तो देखता है उसके कमरे का सोफा घर के बाहर रखा हुआ है। ये देखकर वो माँ से कहता है, माँ, ये सोफा ऐसे घर के बाहर क्यों पड़ा हुआ है? अरे बेटा, ये सोफा कितना पुराना हो गया है, इसलिए मैंने बाहर रख दिया ताकि हम नया ले आए। अरे अब तो मुझे जमीन पे सोना पड़ेगा। सागर हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। माँ, खाना तो बहुत स्वाद है। आज का खाना बहू ने बनाया है। मेरी बहू के हाथ में तो जादू है, जादू। ऐसा कुछ नहीं माँ जी, आप तो बिना बात तारीफ कर देती हो। नहीं, सच में खाना बहुत अच्छा है। तो ऐसा करना, कल हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं, निशा को भी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, चलते हैं कल। सभी लोग खाना खा लेते हैं। सागर अपने कमरे में सोने के लिए जाता है और जैसे ही कमरे में जाता है वो देखता है पूरे कमरे में गेहूं बिछे हुए हैं। माँ, ये सब क्या है? ये गेहूं मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, वो गेहूं कल पिसवाने देने हैं ना, तो सुखाना जरूरी था। कुछ मैं अपने कमरे में सुखा रही हूँ, कुछ मैंने तेरे कमरे में फैला दिए हैं। लेकिन माँ, मैं अब सोऊंगा कहाँ? तू क्या नीचे सोता है, हैं? जो तुझे सोने में दिक्कत होगी? तेरे पास तो बेड है ना, आराम से बेड पे सो जा। हाँ, वो मैं भूल गया था। ठीक है माँ, आप भी सो जाओ। आज तो बच गया। कोई बात नहीं, आज तुम बेड पे ही सो जाओ। ठीक है, लेकिन निशा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि माँ ऐसा कुछ कर देगी। अरे कोई बात नहीं, वो तो माँ है, उनको नहीं पता ना कि हमारी शादी नहीं हुई। तुम चिंता मत करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगले दिन सुबह सुबह तीनों तैयार होकर घूमने के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही सागर कार में आकर बैठता है, सुमिता आगे की सीट से उतरकर पीछे बैठ जाती है और निशा को आगे बैठने के लिए कहती है। माँ, आप ही आओ ना, आगे बैठो। अरे नहीं, अब तो मेरी बहू आगे बैठेगी मेरे बेटे के साथ। अरे अब हर जगह तेरा होना ही जरूरी है बेटा। नहीं नहीं माँ जी, आप ही जाकर बैठ जाओ ना। नहीं, मैंने कहा ना, जाओ तुम बैठो। निशा भी सागर के साथ आगे वाली सीट पे बैठ जाती है। सागर को भी निशा अब पसंद आने लगती है। तीनों अच्छे से घूम कर वापस घर आते हैं। घर आती ही सुमिता कहती है, बेटा अब तू घर पे ही है तो मैं अपनी कुछ सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, तो बहू का ध्यान रखियो। हाँ, ये कहकर सुमिता दोनों को अकेला छोड़कर पड़ोस में चली जाती है। अब निशा को भी सागर पसंद आने लगता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तब सागर कहता है, निशा, अभी तक तो हम ये सब नाटक कर रहे थे, लेकिन सच कहूँ, अब मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी घर की बहू बन जाओ, लेकिन अगर तुम भी यही सोचती हो तो। सच कहूँ तो मुझे ये सब नाटक लगा ही नहीं। मैंने जो किया अपने मन से किया। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। सच में? लेकिन अब माँ को भी सच सच बताना होगा, शायद माँ गुस्सा भी करे। मुझे भी यही लगता है, लेकिन बताना भी जरूरी है। कुछ टाइम बाद सुमिता घर आती है। तब सागर कहता है, माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। वो मैंने और निशा ने कोई शादी नहीं की थी, वो तो बस मेरी दोस्त थी। मैंने आपसे झूठ कहा था, लेकिन अब हम दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया है और हम शादी करना चाहते हैं। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तड़का मार के। मुझे ये सब बहुत पहले से ही पता था और मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बहू निशा ही बने। इसीलिए तो ये सारा ड्रामा शुरू तुम लोगों ने किया, लेकिन आगे मैंने चलाया। सुमिता सागर और निशा की शादी काफी धूमधाम से करा देती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। जिठानी का तलाक। इशिता की जिठानी सोनाक्षी गर्भवती होती है। सोनाक्षी और संजय की शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और अब जाकर सोनाक्षी प्रेग्नेंट हुई है। प्रेगनेंसी के बाद संजय और सोनाक्षी के रिश्ते में और गहराई आने की जगह दूरियां पैदा हो जाती है। आइए देखते हैं ये दिल छूने वाली कहानी। अरे संजय, आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारे हाथ की बनी चाय मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ बना दोगे? मैं सुबह से चाय पीना चाहती हूँ और वो भी तुम्हारे हाथ। ओफो सोनाक्षी, कांट यू सी मैं कितना थक गया हूँ। दिन भर इंसान काम पर से थक हार कर घर आए और रात में तुम्हारी सेवा करे, यही रह गया अब बस। संजय इतना कहकर टॉवेल लेकर बाथरूम में चला जाता है और सोनाक्षी उदास चेहरा बना लेती है। ससुराल में सास शशिकला, ससुर गोपीराम, देवर विहान और देवरानी इशिता रहते हैं। एक रोज़ जब संजय अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा होता है, तभी संजय, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ?
कौशिक की बर्थडे पार्टी है, याद है ना तुम्हें? उसकी बीवी नीति और मैं, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। नहीं सोनाक्षी, तुम अब सुंदर नहीं लगती। देखो कितने बाल झड़ गए तुम्हारे, चेहरे पर कितने काले धब्बे और पिंपल्स आ गए हैं। ऊपर से तुम्हारा वजन भी ठीक नहीं, होठ भी देखो कैसे काले हो गए तुम्हारे। तुम मत आओ यार, खामखा बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ये कहकर संजय कोट पहनकर सच धज कर चला जाता है। सोनाक्षी की आंखें नम हो जाती है। वो अपने आप को आईने में देखती है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, अब ये सब प्रेगनेंसी में होना तो आम बात है, इसमें इतना क्या। दिन ब दिन जब से मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई है तब से तुमने मुझसे दूरियां बना ली है। ठीक से देखते तक नहीं हो मेरी तरफ, ना ठीक से बात करते हो। खूबसूरती से प्यार थोड़ी किया जाता है, प्यार तो मन से होता है ना। इस सब के कारण संजय सोनाक्षी से दूरियां बनाना शुरू करता है। उसे सोनाक्षी अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ उसकी खूबसूरती भी ढलती जाती है। अरे ये तो अच्छी बात है उल्टा। अरे जब औरत की खूबसूरती ज़्यादा ढलती है ना, तब उसे लड़का होने वाला होता है, और जब वो ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है तब उसे लड़की होती है। लड़का होगा तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। पागल ही है संजू। ये कैसा लॉजिक है मम्मी जी? लड़का हो या लड़की हो, दोनों बराबर है, इसमें और उसमें। ये सारी बेतुकी और पुरानी बातें हैं, जमाना काफी बदल चुका है अब। संजय अब अक्सर रातों में बाहर ही रहने लगता है। एक रात सोनाक्षी को बहुत उल्टियाँ होती हैं। तभी वो संजय को कॉल करती है और उसे कहती है, संजय, संजय तुम कहाँ हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा। संजय मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। अरे सोनाक्षी, ये उल्टी तो तुम्हारा रोज का ही नाटक है। सुबह हुई नहीं कि उल्टी, शाम हुई नहीं कि उल्टी, रात हुई नहीं कि उल्टी। अरे पक गया हूँ मैं तुम्हारे इस रेगुलर ड्रामे से। मैं एक दोस्त के घर पर पार्टी कर रहा हूँ, यहाँ लाउड म्यूजिक है। आई कॉल यू लेटर। बार बार फोन करके परेशान मत करना अब। संजय, संजय मेरी बात तो सुनो। फ़ोन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। सोनाक्षी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और तभी उसकी देखभाल करने विहान और इशिता आ जाते हैं। वो दोनों उसे सही दवाइयाँ देते हैं और इशिता कमरा ठीक करके सोनाक्षी पर कंबल उड़ा देती है और उसके लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर पिलाती है। सोनाक्षी दीदी, अब आप अच्छा महसूस कर रही हैं ना? हाँ इशिता, थैंक यू देवर जी, थैंक यू इशिता। ये भाई को हो क्या गया है क्या पता। अरे ऐसे पति का होकर भी क्या फायदा। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं उनका भाई हूँ। और नहीं तो क्या, विहान जी सही कह रहे हैं एकदम। संजय भाई कभी आपकी देखभाल नहीं करते। इस समय उनका आपके साथ, आपके पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी वो अपनी ही मौज मस्ती में लगे पड़े हैं। मेरी कोख में पल रहा बच्चा, वो उतना ही उनका है जितना मेरा। एक पति से अब वो एक बाप की जूतों में पैर रखने वाले हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। बस मेरी वजह से हो रही प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करते रहते हैं, ये नहीं कि मेरा साथ दे। इस वक्त न जाने मेरे अंदर कितने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे। मुझे भी तो समझने वाला कोई चाहिए ना। अरे आप टेंशन मत लीजिए भाभी, प्लीज़। इतना स्ट्रेस लेंगी तो बेबी की हेल्थ पर असर पड़ेगा ना। विहान जी और मैं, हम दोनों हैं ना। इस घर में भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी ये देवर देवरानी हमेशा आपके लिए हाजिर है। अगले दिन सोनाक्षी सोशल मीडिया पर संजय ने पोस्ट किए गए फोटोज देखती है, जिनमें वो मॉडर्न लड़कियों के साथ फोटोज में दिखता है। अच्छा, तो ये कर रहे थे तुम कल रात को? हाँ, अरे यार फिर शुरू हो गई तुम। फ्रेंड्स हैं, फोटोज क्लिक किए बस, जैसे तुम्हारे मेल फ्रेंड्स होते हैं ना वैसे ही। बात यहाँ मेल या फीमेल की नहीं है संजय। कल रात को मेरी तबीयत इतनी खराब थी और तुम बाहर मजे कर रहे थे। मेरे साथ दो मीठी बातें करने के लिए तो तुम्हारी जान निकल जाती है। यू नो व्हाट सोनाक्षी, बोर हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे इन नखरे और ड्रामों से। तुमसे तो बेटर ये फोटो में मौजूद लड़कियां हैं। और क्या मैं अब दिन रात किसी नर्स की तरह तुम्हारे पास बैठा रहा हूँ, बेड के पास स्टूल रखकर, और तुम्हारी सेवा करते बैठो? सोनाक्षी, यू आर जस्ट प्रेग्नेंट, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कोई बहुत ही बड़ी बीमारी जकड़ गई है। संजय अपना ऑफिस बैग उठाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं कमरे से बाहर दवाई और दूध का ट्रे हाथ में पकड़े हुए खड़ी इशिता ये सब सुन लेती है और संजय के जाते ही वो कमरे में आ जाती है और सोनाक्षी को तकिया पकड़ कर रोते हुए देख लेती है। सोनाक्षी दीदी, बस 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 दीदी, बस। और कितना रोगी, कितने आंसू बहाओगे ऐसे आदमी के पीछे?
जो आपकी कदर करना तो दूर, आपसे ठीक से बात तक नहीं करता। ऐसे टूटे और बिखरे हुए रिश्तों को कब का पीछे छोड़ देना चाहिए दीदी। इतना उदास रहेंगी आप दिन रात तो बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा ना। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आप मेरी जिठानी हो, आपको तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा इन सारी चीज़ों का। सोनाक्षी बहुत दुखी रहने लगती है। जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता है तब सोनाक्षी संजय को कॉल करके पूछती है, संजय आज चेकअप के लिए जाना है हॉस्पिटल, शाम को 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, आओगे ना मेरे साथ? डॉक्टर अंतरा ने आज स्पेशली कहा है कि होने वाले बाप को भी लेते आइएगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव में हैं। उन्हें कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। शाम को मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मुझे बाहर जाना है कहीं। तुम मुझे बता देना बाद में डॉक्टर ने क्या कहा। सोनाक्षी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। तभी पीछे से विहान और ईशिता आते हैं। डोंट वरी सोनाक्षी दीदी, विहान जी की शाम की मीटिंग कैंसिल हो गई है तो वो हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। हाँ, एंड डोंट बी सैड भाभी, हम है ना। घर आते वक्त हम वो आपके फेवरेट कैफ़े, क्या नाम है उसका, हेवंस डोर, वहाँ जाएंगे। ऑलराइट। सोनाक्षी विहान और ईशिता के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। और फिर एक दिन अचानक से सोनाक्षी का दर्द और ज़्यादा हो जाता है। वो चीखती चिल्लाती है, मेरा पेट, संजय, ईशिता, मम्मी जी, पापा जी, देवर जी। सभी फौरन उसके पास भागे दौड़े चले आते हैं। पर उस वक्त संजय घर पर नहीं होता। सोनाक्षी की डिलीवरी हो जाती है और वो एक नन्ही सी सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। सभी बहुत खुश होते हैं। संजय उसकी डिलीवरी होने के बाद घर आता है। सोनाक्षी, हमारी बेटी, और डॉटर, सोना मैं बहुत खुश हूँ। सोनू, मेरी डॉटर। वाह, सैल्यूट है तुम्हें संजय। 9 महीनों के बाद आज जाकर तुमने मुझे सोना कहा। 9 महीने मेरी प्रेगनेंसी में मेरा हाल तक नहीं पूछा। एक औरत अकेले इतने संघर्ष करके, इतने दुखों को झेल कर अपनी कोख में 9 महीने बच्चा रखती है। और मर्दों को क्या, उन्हें बस बच्चा मिल गया, दैट्स ऑल। तुम एक अच्छे पति नहीं बन पाए संजय, तो एक अच्छे पिता कैसे बन पाओगे? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब मुझे तलाक चाहिए और ये बच्चा मैं अकेले पालूंगी। आई वॉन्ट डिवोर्स। आई एम सॉरी सोना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दो, तलाक मत दो मुझे, मैं खुद को सुधारूंगा, ट्रस्ट मी प्लीज़। संजय की लाख मिन्नतों के बाद भी सोनाक्षी नहीं मानती और आत्मसम्मान को चुनते हुए वो संजय को तलाक देती है और अलग रहकर अकेली अपनी बेटी को पालती है।